हेलो दोस्तों, मैं जीत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत खुरी पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे इकाई 1 के लघुत्तरीय प्रश्नों को। अपन ने इकाई 1 के सारे प्रश्नों को देख लिया था। यहां पर लघुत्तरीय प्रश्न रह गए थे तो वो अपन सॉल्व करने वाले हैं। कक्षा 10वीं की अपन हिंदी को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको मालूम नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। यहाँ से पहला प्रश्न है, पद्य साहित्य में आप क्या समझते हैं, लिखिए। उत्तर क्या है अपना, पद्य साहित्य से तात्पर्य काव्य साहित्य की उस विधा से होता है जिसमें काव्य, कविताएं, गीत, गजल, छंद, दोहे आदि की रचना की जाती है। पद्य साहित्य की जिन विधाओं में रचना की जाती है वहाँ कहानी, मन के भावों को व्यक्त करने की योग्यता पुट दिया जाता है और गद्यात्मक रूप दिया जाता है। ठीक है ना। आगे चलिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। अगर आपने इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी का नाम है जितेंद्र0606। क्या नाम है? जितेंद्र0606। यहाँ पर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन है, हिंदी गद्य साहित्य के कितने कालों में बांटा गया है? नाम लिखते हुए समयावधि भी लिखिए। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को 4 युगों में बांटा है। कितने युगों में? 4 युगों में। पहला युग आदिकाल, दूसरा युग विभक्तिकाल, तीसरा युग रीतिकाल, चौथा युग आधुनिक काल। तो यहाँ पर इनकी डेट भी दी गई है, अपन इनको भी लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना, रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? लिखिए। आंसर है अपना, रीतिकाल को श्रृंगार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि रीतिकाल के अधिकतर कवियों की रचना में श्रृंगार रस की प्रधानता रही। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारों पर आश्रित कवि थे, इसलिए उन्हें अपने राजाओं के गुणगान में श्रृंगार प्रधानता कविता की रचना करनी पड़ती थी। नायक और नायिका के सौंदर्य व प्रेम पर आधारित श्रृंगार परक रचनाएं रीतिकाल की कवियों की प्रमुख विशेषता रही। इसी कारण रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। ओके, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, रीतिकाल की विशेषताएं प्रवृत्तियां लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर है अपना, रीतिकाल की विशेषताएं प्रवृत्तियां निम्नानुसार है। लक्षण ग्रंथों का निर्माण, इस काल के कवियों ने संस्कृत आचार्यों का अनुकरण कर लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, इस काल के कवि राजाओं के आश्रय में रहते थे, उन्हीं का गुणगान करते थे। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपना, या 5, रीतिकाल के कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना लिखिए। रीतिकाल के कवि और रचना, केशवदास रामचंद्रिका और बिहारी लाल, इनकी 2-2 रचनाएं लिख दी हैं यहाँ पर, जैसे रसिका प्रिया, रतन बाबनी, बिहारी सतसई। ओके, आगे प्रश्न क्रमांक 6 अपना, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं एवं प्रवृत्ति लिखिए। तो यहाँ पर है प्रयोगवादी काव्य की कोई 4 विशेषताएं प्रवृत्ति। और आंसर, नवीन उपमानों का प्रयोग, इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। मुक्त छंदों का प्रयोग, इस काल के कवियों ने अपनी मुक्त छंद कवियों का प्रयोग किया है। ओके, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपना, प्रयोग काल के कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना नाम लिखिए। प्रयोगवाद कवि कौन सी और रचनाएं, अज्ञे, हरी घास पर क्षण भर, भद्रद्रुत आंगन के पास द्वार, गिरजा कुमार माथुर, नाश और निर्माण, धूप के धान। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, प्रगतिवाद के कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक एक रचना लिखिए। तो यहाँ पर प्रगतिवाद के कवि की नाम और रचना, नागार्जुन, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, केदारनाथ, युग की गंगा, नींद के बादल। कौन? युग की गंगा और नींद के बादल। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, प्रगतिवाद की विशेषता में प्रवृत्तियां लिखिए। प्रगतिवाद की विशेषता में प्रवृत्तियां हैं, ईश्वर के प्रति अनाश्वर, इस काल के कवियों ने ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव व्यक्त किया। प्रतीकों का प्रयोग, इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रतीकों का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, नई कविता की विशेषताएं और प्रवृत्तियां लिखिए। उत्तर है अपना, नई कविता की विशेषताएं प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। क्षणवाद का महत्व, इस काल के कवियों ने जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्व दिया है। बिंब, इस काल के कवियों ने नूतन बिंबों की खोज की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 अपना, नई कविता के कवि एवं उनकी एक एक रचना लिखिए। नई कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र, सन्नाटा, गीत फरोश, कुंवर नारायण, चक्रव्यूह आमने सामने। कौन? चक्रव्यूह आमने सामने। आगे सूरदास के साहित्य का भाव पक्ष लिखते हुए 2 रचनाएं लिखिए। तो यहाँ पर अपन ने सूरदास के साहित्य का भाव पक्ष देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ साफ आपको दिख जाएगा। यहाँ पर 2 रचनाएं, सूर सारावली, सूर साहित्य, साहित्य लहरी, भाव पक्ष और कला पक्ष और साहित्य में स्थान।
तो इसको अपन अपने बुक में लिख लेंगे, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है अपना, गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर इनकी काव्यगत विशेषताएं लिखी हुई हैं, चलिए दिखा देता हूँ मैं। 2 रचनाएं अपनी लिखी हैं, रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका। रचनाओं को आपको हमेशा याद कर लेना, अगर अपने रचनाएं भर लिखती तो आपका 1 नंबर तो पक्का हो ही जाता है, ओके। भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान लिखो या ना लिखो, लेकिन रचनाएं जरूर लिखनी है, तो इसको भी अपन लिख लेंगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है अपना, जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता लिखी। तो यहाँ पर अपन ने जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता लिखी हुई है, इसको अपन देखते हैं। जैसे रचनाएं, कामयानी, आंसू झरना, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, इसको भी अपन अच्छे से लिख लेंगे, ओके। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, देखिए यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट होता है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण के समीप रहकर भी तुम कृष्ण के प्रेम से नहीं बंध हो, बहुत भाग्यशाली हो। यहाँ पर वे असल में व्यंग्य कर रही हैं कि तुमने अधिक भाग्यहीन कोई नहीं हो सकता जो कृष्ण से प्रेम के आनंद को महसूस नहीं कर सकते, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई है, जो पानी में रहकर भी पानी से गीला नहीं होता। उद्धव की तुलना तेल युक्त घोड़े से की गई है, जो कि जल में डुबोने पर भी उस पर नहीं ठहरता, ओके। आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलझाने से दिया। प्रश्न का आंसर अपन देखेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं। आगे प्रश्न है का आंसर है, गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम भाग्यशाली हो, श्री कृष्ण के समीप रहकर भी प्रेम के में नहीं डूबे। अगला है, कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में तुमने अपने पांव नहीं डुबोए। अगला है, तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य से प्रभावित नहीं हुई, तुम्हारे मन में प्रेम नहीं उपजा। अगला है, तुम्हारे योग संदेश सुन सुनकर हमारे विरह की अग्नि और अधिक बढ़ रही है। और आगे, तुम पहले से ही चतुर थे और अब कृष्ण से राजनीति पढ़कर और चतुर बन गए हो, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है अपना, उद्धव द्वारा दिए गए युग के संदेश ने गोपियों के विरहहीन में घी का काम कैसे किया। उत्तर अपना, गोपियाँ श्री कृष्ण के आने के आसपास बैठी थीं, वे मान रही थीं कि कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे या फिर प्रेम संदेश भेजेंगे। इसी आसपास वल पर वे विरह में जी रही थीं, परंतु उद्धव के माध्यम से भेजे गए योग संदेश ने उन्हें बहुत ही दुख पहुंचाया, उनकी विरहहीन को बढ़ा दिया, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 19 है, मर्यादा न लड़ी के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की गई है। अगला, प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेम और प्रेमिका दोनों को निभाए, वे प्रेम की सच्ची भावना को समझे और उनकी मर्यादा की रक्षा करें, क्योंकि प्रेम के बदले प्रेम करना ही प्रेम की मर्यादा है। परंतु श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम निभाने के बजाय उनके निरह योग संदेश भेज दिया, जो कि गोपियों के लिए एक छलावा था, भटकावा था। वापस लौटने का वचन देकर श्री कृष्ण गोपियों से मिलने नहीं आए, इसी छल से को गोपियों ने मर्यादा न लही मर्यादा का उल्लंघन कहा, ओके। आगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या अपना, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो उत्तर अपना, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखना होना चाहिए, प्रजा को किसी भी प्रकार से नहीं सताया जाना चाहिए। राजा का दायित्व तो प्रजा की भलाई करना तथा विपत्तियों से प्रजा की रक्षा करना है, ओके। आगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या अपना, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे और लोगों को देने की बात कही। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव योग संदेश उन लोगों को दीजिए जिनका चित्त मन अस्थिर है, अर्थात जो चंचल मन वाले हैं। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण पर स्थिर हो गया है और कहीं नहीं लगता, ठीक है नहीं। आगे, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने से कौन कौन से तर्क दिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूटने के निम्न तर्क दिए। श्री राम ने धनुष को नया और बेहद मजबूत समझकर सिर्फ धनुष को छुआ भर था, लेकिन वह धनुष तो अत्यंत पुराना निकला और अतः वह टूट गया।
वह जीर्ण अवस्था में अर्थात कमजोर था, अतः श्री राम के छूते ही टूट गया। इस धनुष के टूटने पर राम भैया को कोई लाभ हानि नहीं दिखाती। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 23 है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण में जो प्रतिक्रिया है उनकी दोनों के स्वभाव की विशेषता लिखी। तो यहाँ पर अपन ने श्री राम के स्वभाव की विशेषता और लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषता लिखी है। अपन इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ओके, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 24 है अपना, राम के वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। वीर योद्धा की विशेषताएं, योद्धा धैर्यवान होना चाहिए, वे क्षोभ से रहित होना चाहिए, वीर पुरुष की अपशब्द नहीं करते, वीर पुरुष युद्ध के मैदान में वीरतापूर्व कार्य दिखाते हैं, वे युद्ध के शत्रु में उपस्थित पाकर भी अपने प्रताप की डीग नहीं मारा करते। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, स्मृति को फतेह बनाने से कवि प्रसाद जी का क्या आशय है। तो इसका आंसर ये लिखा है, अपन इसको लिख लेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है इसलिए मैं आपको पढ़ने से नहीं बताऊंगा। मुरझाकर गिर रही पत्तियां जिनका प्रतीक है उनके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद का कहना चाहते हैं। उत्तर ये रहा अपना, इसको अपन लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या अपना, कवि निराला बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों। आंसर ये रहा अपन, इसको लिख लेंगे। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 28, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों के और संकेत करता है, इसको अपन लिख लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 29 क्या है अपना, कवि निराला की आंख फाल्गुन सुंदरता से क्यों नहीं हट रही। इसका आंसर ये रहा, इसको अपन लिख लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 30, इसको भी अपन लिख लेंगे। सारे के क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें आप शब्दों में लिखिए। जैसे होली के समय चारों तरफ का वातावरण रंगों से भर जाता है, चारों तरफ रंग ही रंग बिखरे रहे होते हैं। प्रकृति भी उस समय रंगों से वंचित नहीं रह पाती। प्रकृति के हरे भरे वृक्ष या रंग बिरंगे फूल होली के महत्व को अधिक बढ़ा देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, बच्चे के दंतुरुद मुस्कान पर कवि नागार्जुन के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। इसको अपन लिख लेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 33, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 34, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। तो इसको पे भी अपन लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, कवि ने फसल उपजाने के लिए किन तत्वों की बात कही है। आवश्यक तत्व कौन से। फसल उगाने के लिए पानी, उपजाऊ मिट्टी, सूरज की धूप, हवा, मनुष्य द्वारा किया गया परिश्रम, ये तत्व अधिक महत्वपूर्ण है। आगे फसल को हाथों से स्पर्श की गरिमा और महिमा कवि कहकर कवि व्यक्त करना चाहता है। इसका आंसर लिखिए। इसका आंसर ये लिखा है, अपन इसको लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 37, कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मृत्यु का गुणधर्म क्यों कहा। इसका आंसर ये रहा, इसको देखेंगे तो अपन को मालूम चल जाएगा क्यों कहा। आगे क्वेश्चन नंबर 38 है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायकन की मदद करते हैं, लिखी। तो इसका आंसर ये रहा, इसको अपन लिख लेंगे। यहाँ से अपना लगभग पूरा का पूरा लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट मतलब खत्म हो चुके हैं इकाई 1 की। तो यहाँ पर अपन ने पूरे प्रश्न देख लिए हैं। अब क्या करना है, आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।